यूनिवर्स बहुत विशाल है। इसे देखने पर पता चलता है कि हमारी सोच से कहीं ज्यादा चीजें हैं। हबल टेलीस्कोप सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप वो भी देखता है जिसे हबल नहीं देख सकता। कहीं ना कहीं एक और अर्थ भी है। ये बात तो पक्की है कि हमें कभी न कभी अपना प्लेनेट छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे कहां? जब भी आप अनजान इलाके में जाते हैं तो आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती। कुछ सालों में हम इस सवाल का जवाब तो दे ही पाएंगे कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है या नहीं। एक ऐसी चीज की खोज करना हमारी पहुंच में है जो दुनिया को बदल कर रख देगी। बचपन में पड़ोसी के टेलीस्कोप से चांद को देखकर मैं हैरान रह जाता था। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा था जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता था। पिछले 400 साल से टेलीस्कोप्स ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। हर युग ने ब्रह्मांड को पहले से ज्यादा गहराई और दूर तक देखा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इतनी गैलेक्सीज को बेपर्दा किया जिनके होने के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। इससे हमें इस बात का पता चला कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। हमें उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो एंशिएंट ग्रीक के वक्त से हमें परेशान कर रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या तारों के बीच कहीं एक और पृथ्वी जैसा ग्रह है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें चाहिए नए टेलीस्कोप्स और बड़े टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स की कहानी बताने के लिए उन लोगों से बेहतर कौन होगा जो सबसे जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हम पहली गैलेक्सीज देखेंगे, पहले तारे देखेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ये टेलीस्कोप पानी के सबूत का पता लगाएगा जो कि जीने के लिए हमारी पहली जरूरत है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक और अर्थ का पता लगा सकते हैं। इतिहास में किसी भी और टेलीस्कोप ने स्पेस को इतनी गहराई से नहीं देखा होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो इंसानियत को एक सफर पर ले जा रही है। शुरुआत में जब हमारे पूर्वजों ने ऊपर आसमान में देखा तो यह जाहिर था कि हर चीज हमारे चारों तरफ घूमती है। हमने सूरज को पूरब से उगते और पश्चिम में ढलते देखा। हमने चांद को आसमान से गुजरते देखा। हम बीच में थे, हमारी पृथ्वी उस ब्रह्मांड के बीच में थी। दिक्कत यह थी कि वो मॉडल थोड़ा पेचीदा हो गया। अगर आप ग्रहों को हफ्तों और महीनों तक लगातार देखते तो वो छोटे छोटे लूप्स बना रहे थे। वो खूबसूरत आर्क्स बनाते हुए सिर्फ गोल गोल नहीं घूम रहे थे, बल्कि छोटे छोटे लूप्स बना रहे थे। ये मॉडल और ज्यादा पेचीदा होता चला गया। लेकिन उस मॉडल में हम ब्रह्मांड के बीच में थे। फिर कोपर्निकस आगे आए और उन्होंने कहा यह वाकई बहुत पेचीदा मॉडल है। असल में ये बहुत सरल हो जाएगा अगर हम सूरज को बीच में रखते हैं। 1473 में जन्मे मैथमेटिशियन निकोलस कोपर्निकस के पास अपना अनुमान साबित करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उनके पास ऑब्जर्वेशन का कोई साधन नहीं था। दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स से टकराव के डर से उन्होंने अपने अनुमान को उस साल जाहिर किया जिस साल उनकी मौत हुई। 50 साल बाद 1609 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने एक ऐसे डच आविष्कार के बारे में सुना जिससे दूर की चीजें करीब दिखती थीं। एक ही दिन के अंदर गैलीलियो ने अपना टेलीस्कोप बना लिया। फिर गैलीलियो ने चांद को देखा। चांद को तब तक एकदम गोल माना जाता था, लेकिन उन्होंने पहली बार देखा कि चांद एकदम गोल नहीं है, उस पर पहाड़ हैं, गड्ढे हैं। उन्होंने मिल्की वे को देखा। मिल्की वे सिर्फ एक बादल नहीं है जो अलग अलग तारों से बना है।
जो सबसे अहम चीज उन्होंने देखी वो वाकई क्रांतिकारी थी, वो था जुपिटर को देखना। और उन्होंने रोशनी के 4 छोटे बिंदुओं को देखा और उन्हें तारे मान लिया। अगली रात वो फिर गए और देखा कि अब सिर्फ 3 बिंदु थे और उनकी जगह बदल गई थी। अगली रात फिर उनकी जगह बदली हुई थी। हर रात उन बिंदुओं की जगह बदल जाती थी और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो तारे नहीं थे, बल्कि वो जुपिटर का चक्कर लगाते चांद थे। हर चीज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगानी चाहिए थी, जबकि ये इस बात का सबूत था कि ऐसा नहीं था। और उन्हें एहसास हुआ कि प्राचीन लोग गलत थे, बस कोपरनिकस सही थे। पूरी दुनिया इस खूबसूरत सरल हकीकत को मान गई कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। टेलीस्कोप बनाना बड़ा आसान होता है। अगर आप एक लेंस को यहां रखें तो लाइट इस तरफ से आएगी और फिर दूसरा लेंस यहां रखें, बस बन गया टेलीस्कोप। इस आसान डिवाइस और 2 लेंसेज ने ऐसी चीज बना दी जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसके मिरर्स इतने सटीक हैं कि मान लीजिए अगर उस मिरर को न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक फैलाया जाए तो उसके बीच किसी भी पहाड़ी या घाटी की जगह में 3 इंच से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। गैलीलियो का टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करता था और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट इकट्ठी करेगा। लाइट इकट्ठी करने के लिए वेब टेलीस्कोप में गैलीलियो के लेंसेज का नहीं बल्कि एक अलग जीनियस की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सन 1668 में 26 साल का होने तक आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस और ग्रेविटेशन के नियम का आविष्कार कर लिया। उन्होंने एक नए तरह का टेलीस्कोप भी बनाया जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टर। न्यूटन ने कहा कि अगर टेलीस्कोप में लेंस के बजाय आईने का इस्तेमाल किया जाए तो सभी वेवलेंथ्स आईने से ठीक उसी तरह रिफ्लेक्ट होंगी, इसलिए उसके सारे रंग भी उसी तरह आएंगे और वो सब ठीक एक ही सटीक फोकस पर आएंगी। और उसकी बदौलत हम आखिर में बहुत बड़ी टेलीस्कोप बना सकें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकें और ब्रह्मांड में आगे बहुत आगे तक देख पाएं। तभी से सबसे ताकतवर टेलीस्कोप्स ने इस आसान डिजाइन का इस्तेमाल किया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, द जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सभी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैं। अगर हम जेम्स वेब टेलीस्कोप न्यूटन को दिखाते तो वो उसे बस एक टेलीस्कोप ही मानते। थोड़ा हैरान जरूर होते कि हम उसे स्पेस में उड़ा रहे हैं, लेकिन वो उसे एक आम टेलीस्कोप ही मानते। कोई बताएगा कि कहां रुकना है? धीरे चलो, धीरे धीरे धीमे, स्लो डाउन। टेलीस्कोप के बारे में सोचते ही मिरर का ख्याल आता है, क्योंकि वही टेलीस्कोप का बेजोड़ हिस्सा होता है। एस्ट्रोनॉमर्स को बस उसी से मतलब होता है। यहीं से सारा डेटा आता है, डिटेक्टर्स और कैमरा से। सारी तस्वीरें, सारी जानकारी और सारी अच्छी चीजें सब वहीं से आती है। उसमें बहुत महंगा हार्डवेयर लगा हुआ है। हमारा टेलीस्कोप और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि हम रात में जलते धीमे लैंप की लाइट का चांद से पता लगा सकते हैं। हम बहुत छोटी चीजों का भी पता लगा सकते हैं, जैसे मोमबत्ती, माचिस, जलती हुई चिंगारी। मुझे पता है कि अगर आप अपनी रेडिएंट हीट निकाल पाते, जो कि इंसान की करीब 80 से 100 वॉट्स होती है, तो हम आसानी से उसका पता लगा लेते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में सबसे शुरुआती गैलेक्सीज को देख पाएगा। लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब हमें अपनी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे के अलावा किसी और गैलेक्सी के बारे में पता भी नहीं था। पूरी 18वीं और 19वीं सदी के दौरान ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ अजीब धुंधली चीजें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी। उन चीजों की बेहिसाब ड्राइंग्स बनाई गई
और बड़े से बड़े टेलीस्कोप्स बनाए गए ताकि यह समझा जा सके कि वो चीजें क्या थीं। अगर वो मिल्की वे के बाहर थीं, तो उसका मतलब था कि ब्रह्मांड उससे कहीं ज्यादा बड़ा था जितना हमने सोचा था। उस समय एस्ट्रोनॉमी में एक ग्रेट डिबेट हुई। अगर आप इंटरनेट पर ग्रेट डिबेट शब्द के नाम से सर्च करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है या कोई बड़ी चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेट डिबेट एक ऐसी बहस थी जो दो एस्ट्रोनॉमर्स के बीच हुई थी, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है, लेकिन कोई साधन ना होने की वजह से वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ग्रेट डिबेट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरत थी अभी तक बने सबसे बड़े टेलीस्कोप। वेब टेलीस्कोप का मिरर इतना बड़ा है कि हमें उसे फोल्ड करना पड़ता है। हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं ताकि हम उसे फोल्ड कर सकें और ऑर्बिट में उसे खोल सकें। इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाने की जरूरत आपको तभी पड़ेगी अगर आप यूनिवर्स में बहुत धुंधली और सबसे शुरुआती गैलेक्सीज को देखना चाहते हैं। जब शीशे के 18 हिस्सों को आखिर में कार्बन फाइबर बैकप्लेन पर लगाया जाता है, तो वो सब एक साथ काम करेंगे ताकि एक से दूसरे छोर तक 21 फुट से ज्यादा का करीब करीब सटीक ऑप्टिकल सरफेस बना सकें। 100 साल पहले ग्रेट डिबेट के वक्त एक से दूसरे छोर तक 8 फुट का शीशा बनाना ही बड़ा मुश्किल होता था। सन 1908 में सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री ने 4.5 टन कांच की बोतलों से 100 इंच का शीशा बनाया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा शीशा था। उस शीशे में बुलबुलों की भरमार थी, लेकिन फिर भी उसे कैलिफोर्निया भेज दिया गया, जहां एक अमेरिकन जॉर्ज एलवी हेल माउंट विल्सन पर एक नई ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए करोड़ों डॉलर जुटा रहे थे, जिससे पूरा लॉस एंजलिस दिखता। मास्टर पॉलिशर ने शीशे को लेकर काफी शिकायत की, लेकिन वो शीशा इतना अच्छा साबित हुआ कि उसने ब्रह्मांड के हमारे अनुमान में क्रांति ला दी और एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपनी इक्वेशंस में सुधार करने पर मजबूर कर दिया। अपने डैड के मरने से पहले लॉयर बनने का वादा करने के बावजूद जब एडविन हबल पहले वर्ल्ड वॉर के बाद फौज से रिटायर हुए, तो वो माउंट विल्सन चले गए और अपना वक्त रात में आसमान को देखते हुए बिताने लगे। 4 साल बाद 1923 में किसी चीज पर उनकी नजर अटक गई। एडविन हबल ने 100 इंच के टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जो उस समय का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप था। वो हर रात ऑब्जर्वेटरी जाते और फोटोग्राफिक प्लेट्स साथ ले जाते। एक तारा खास तौर पर लगभग हर महीने अपनी चमक बदल रहा था और वो एक फोटोग्राफिक प्लेट की तुलना दूसरे से करते थे। बाकी सारी चीजें उनमें लगभग एक जैसी थीं, सिवाय उस एक तारे के जो झिलमिला रहा था, जैसे वो उन्हें कुछ बताना चाह रहा हो। इसलिए उन्होंने वहां पर VAR लिख दिया, ये सोचकर कि वो उस जगह को खो न दे। वहां कई अरब तारे थे, लेकिन ये वाला खास था। अगर हमें किसी चीज के पास होने पर उसकी चमक का पता हो, तो हम उस जैसी चीज की चमक में आई कमी को मापकर उसकी दूरी माप सकते हैं। हबल ने एंड्रोमेडा में उस बदलती चमक वाले तारे के साथ यही किया। उन्होंने पता लगाया कि एंड्रोमेडा मिल्की वे का हिस्सा नहीं हो सकता। वो असल में 25 लाख लाइट ईयर्स दूर था। वो एकदम अलग गैलेक्सी होनी चाहिए थी, एक आइलैंड यूनिवर्स। पता चला कि एस्ट्रोनॉमी में सबसे बड़ा चैलेंज ये पता लगाना है कि सारी चीजें कितनी दूर हैं। हम टेलीस्कोप से चीजें देखते हैं, लेकिन वो कितनी दूर है। वो तीसरा डिमेंशन यानी उस विजुअल की डेप्थ कितनी है, ये जान पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हबल ने ये काम आसान कर दिया और हमें पता चला कि स्पाइरल नेब्यूले वो तो मिल्की वे के बाहर है। हबल ने एक अकेले तारे को देखा, वेरिएबल 1, और फौरन इस अहम सवाल का जवाब दे दिया, क्या हमारी गैलेक्सी इकलौती है या यूनिवर्स उनसे भरा पड़ा है। मैं तो कहूंगा कि सूरज के बाद यूनिवर्स में वो मेरा फेवरेट तारा है। मतलब ये समझने का कोई तरीका नहीं था कि स्पेस कितना बड़ा है। इस बात ने लोगों के होश उड़ा दिए जब हम उन दूरियों का हिसाब लगाने लगे जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल दूरियों की। और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में ग्रेट डिबेट को अंजाम तक पहुंचाया।
और यूनिवर्स का फैलाव जबरदस्त रूप से बढ़ता गया। टेलीस्कोप्स का इतिहास हमें ये सिखाता है कि हम उतने खास नहीं हैं। जब भी हमने यूनिवर्स की तरफ देखा, हमारी अहमियत और भी कम होती चली गई और हमें पता चला कि यूनिवर्स में उससे भी कहीं ज्यादा चीजें हैं। एडविन हबल ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड भी फैल रहा था, और ये बड़े हैरत की बात थी क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्रह्मांड नहीं फैल रहा। आइंस्टाइन को लगा कि ब्रह्मांड नहीं फैल रहा होगा और उसे रुका हुआ बनाने के लिए उन्होंने अपनी इक्वेशंस में बदलाव किए। एडविन हबल ने दिखाया कि गैलेक्सीज असल में एक दूसरे से दूर जा रही थी। आइंस्टाइन ने खुद माना कि ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। यूनिवर्स का फैलना एक जबरदस्त खुलासा था, क्योंकि उसका मतलब उस शुरुआती वक्त से था जब सारी गैलेक्सीज एक साथ आसपास थीं। उसका मतलब था बिग बैंग। एडविन हबल ने ये खोज तब की जब पहली बार उनकी पहुंच दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप तक हुई, और इसीलिए 200 इंच के टेलीस्कोप को बनाना जरूरी था। पैलामार वाले आईने का वजन करीब 14 टन था, जो बहुत भारी और अब तक का बना सबसे बड़ा आईना था। पैलामार एक बेजोड़ ऑब्जर्विंग मशीन बन गई जिसे नाम दिया बिग आई। लेकिन इस शानदार मशीन में, जिसे और बेहतर बनाने के तरीके के बारे में कोई नहीं सोच सका, इसमें एक बुनियादी समस्या थी जो पृथ्वी पर ही थी। ये बात किसी एस्ट्रोनॉमर के मुंह से ही सुनेंगे, लेकिन इस हवा जिसे हम अंदर खींचते हैं उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि जिन तारों को हम देख रहे हैं उन तस्वीरों को हवा धुंधला बना देती है। और इसीलिए लाइमन स्पिट्जर ने सुझाव दिया कि एक बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में लगा दिया जाए, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर। उन्होंने स्पेस टेलीस्कोप का सुझाव दिया। सन 1948 में जब हम कामयाब ढंग से रॉकेट भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो उस समय ये कल्पना की बहुत बड़ी छलांग थी। इसमें 40 साल से ज्यादा लग गए, लेकिन अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लगाने का लाइमन स्पिट्जर का सपना आखिर 24 अप्रैल सन 1990 को पूरा हो गया। 2, 1, booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. आखिर हमने अपना स्पेस टेलीस्कोप बना लिया। उसे शटल पर रखा गया और अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। सब बड़ी बेसब्री से पहले नतीजों के आने का इंतजार करने लगे। आज रात $2 अरब की कीमत के हबल स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी दिक्कत आ गई। हैरान परेशान अधिकारियों को बताना पड़ा कि हबल टेलीस्कोप पर लगा फोटो सिस्टम खराब है। हबल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। हबल स्पेस टेक्नोलॉजी का एक शीशा सही तरह से नहीं बनाया गया था। उससे मिली तस्वीरें धुंधली थीं। शीशे में बहुत भारी कमी थी। हमने आसानी से स्पेस टेलीस्कोप पर अरबों डॉलर खर्च कर दिए। उस 94 इंच के शीशे का किनारा इंसान के बाल की चौड़ाई के अंश जितना खिसका हुआ था। बस यही कमी थी। लकीली हबल स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ 8 मिनट की दूरी पर था। उस ऑर्बिट तक पहुंचने में शटल को सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, यानी उसे ठीक किया जा सकता था, और उसे ठीक करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स कई बार वापस भी गए। स्टोरी मसग्रेव और जेफ हॉफमैन को दरवाजे बंद करने थे, लेकिन दरवाजे बंद नहीं हुए। आखिर में उन्हें एक हाथों से चलाई जाने वाली विंच का सहारा लेना पड़ा, उस ट्रैप का जिसे आप खींचते हैं, और उन्होंने उसे एक साथ बांध दिया। अगर दरवाजे टूट जाते तो हबल की कहानी खत्म हो जाती, लेकिन शुक्र है दरवाजे बंद हो गए। जब वो पहली तस्वीरें आई तो वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतरीन थी, और वहीं से हबल का दुनिया बदलने का सफर शुरू हुआ। तारों के जन्म लेने और खत्म होने को देखना, गैलेक्सीज के बीच में ब्लैक होल्स को ढूंढना, ब्रह्मांड की उम्र मापना, डार्क एनर्जी के होने की पुष्टि करना,